हेलो व्यूअर्स, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि क्या है युद्ध का अर्थशास्त्र। चूंकि विश्व इस समय युद्धों के साए में जीने को मजबूर है और विश्व के सामने एक तरफ मानवता का संकट उभर रहा है तो वहीं कई देश इससे लाभ भी कमा रहे हैं। तो आज का हमारा यह आर्टिकल युद्ध के इसी आर्थिक आयाम पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि आखिर युद्ध होते क्यों हैं और इसके पीछे देशों की मंशा कौन से आर्थिक हित साधने की होती है। दरअसल हमारा मकसद है कि इस मुद्दे पर आपकी तार्किक समझ विकसित हो सके। तो हमारा यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। जब हम युद्ध के बारे में सुनते या सोचते हैं तो हमें अक्सर ही युद्ध की विभीषिका और उससे उपजी त्रासदी की याद आती है। युद्ध के कारण हुई जानमाल की हानि के बारे में हम सोचते हैं। युद्ध का नाम सुनते ही हम उसमें मानवीय लागत को महसूस करते हैं। बुनियादी ढांचे में नुकसान और कामकाजी आबादी में गिरावट का भी हम अध्ययन करते हैं। साथ ही अर्थव्यवस्था पर युद्ध के गंभीर नकारात्मक प्रभावों के बारे में भी बात करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने युद्ध के अर्थशास्त्र के बारे में सोचा है? क्या सोचा है कि किसी युद्ध को कराने के पीछे आर्थिक लाभ जैसी नीयत भी छुपी होती है? अगर आपको लगता है कि सिर्फ इतिहास में ऐसे आक्रमणों के उदाहरण मिलते हैं जिसमें किसी देश के धन को लूटना मकसद होता था, तो आप गलत हैं। दरअसल मौजूदा वक्त में भी युद्ध के पीछे का तर्क यही है। जब कोई देश किसी देश पर हमला करता है तो उसकी मंशा देश के धन दौलत की लूट हो सकती है। वर्ष 2003 में इराक पर हुए अमेरिकी हमले को इसी रूप में देखा जाता है। युद्ध का अर्थशास्त्र एक प्रकार का अध्ययन है जिसमें युद्धों के आर्थिक पहलुओं पर विचार किया जाता है। इसमें युद्ध के प्रबंधन, संघर्ष के आर्थिक प्रभाव, युद्ध की आर्थिक लाभ हानि, रक्षा खर्च और युद्ध के बाद के आर्थिक परिणामों का विश्लेषण शामिल होता है। युद्ध के जरिए से मिली जीत द्वारा एक राष्ट्र को विस्तार और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कुछ स्थितियों में युद्ध एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, नई व्यवस्थाओं की शुरुआत कर सकता है, तो लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर सकता है। तो आज के ऑडियो आर्टिकल में हमारी पूरी चर्चा इसी के इर्द गिर्द रहने वाली है और आज हम युद्ध के इस अर्थशास्त्र को समझेंगे। हम समझेंगे कि युद्ध कैसे किसी देश के लिए वरदान साबित होते हैं और जानेंगे कि कई बार कैसे युद्ध के पीछे आर्थिक हितों को साधना लक्ष्य होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी देश कैसे संसाधनों पर नियंत्रण कर युद्ध से लाभ हासिल करता है। दरअसल विश्लेषक मानते हैं कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पर आर्थिक लाभ की मंशा से हमला करता है, मगर वो वजह कुछ और ही बताता है। तो इसमें एक बात तो तय होती है कि हमला करने वाला मुल्क उस मुल्क से ज्यादा ताकतवर होता है जिस पर हमला किया जाता है। ऐसे में हमलावर देश युद्ध जीतकर कमजोर देश के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर लेता है और जिससे उसकी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आता है। जैसे कि हमलावर पेट्रोलियम, खनिज संसाधन आदि की लूट कर सकता है। अब हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। दरअसल हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2003 में अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के सहयोग से इराक पर हमला किया था और आरोप लगाया कि इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन इराक को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं। इसलिए अमेरिका का कहना था कि वो सद्दाम हुसैन के सामूहिक विनाश के हथियारों को नष्ट करना चाहता है। लेकिन यहां कई जानकारों ने अमेरिका के इस दावे को गलत बताया। उनके मुताबिक सद्दाम हुसैन के पास उस समय कोई भी सामूहिक विनाश के हथियार का कार्यक्रम नहीं था। बार बार अपनी बातों को बदलने वाले अमेरिका ने भी आखिर में माना कि इराक में उसे वो हथियार नहीं मिले जिसकी उसे तलाश थी। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का दावा है कि अमेरिका 9/11 के हमलों के बाद सतर्क था और अपने दुश्मन देशों को कोई मौका नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने अफगानिस्तान के बाद इराक पर हमला किया। मगर अब सवाल उठता है कि अमेरिका के इराक पर हमले के पीछे आखिर मकसद क्या था। युद्ध की समाप्ति के बाद कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि अमेरिका द्वारा इराक पर हमले करने के कारण
अलग थे। दरअसल अमेरिका इराक में सामूहिक विनाश का हथियार खोजने के लिए नहीं, बल्कि किसी दूसरे ही मकसद से गया था। चूंकि इराक तेल के बड़े उत्पादक देशों में से है, ऐसे में अमेरिका का मकसद इराक के उसी तेल भंडार पर कब्जा करना था जिससे उसे आर्थिक हित हासिल हों। इराक पर कब्जे से पहले अमेरिकी और अन्य पश्चिमी तेल कंपनियां इराक के तेल बाजार से पूरी तरह बाहर थीं। 1973 में इन कंपनियों को इराक से निकाल फेंका गया था, लेकिन इराक पर कब्जे के बाद ये कंपनियां इराक में दाखिल हुई और वहां तेल का उत्पादन करने लगी। कहा जाता है कि इस जंग के बाद इराक के तेल पर वहां के लोगों का नहीं, बल्कि अमेरिका का नियंत्रण हो गया और इससे अमेरिकियों को रोजगार में भी लाभ हुआ। नतीजतन उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। अफ्रीका में भी प्राकृतिक संसाधनों का अकूत भंडार है। दुनिया के शक्तिशाली देश यहां भी चरमपंथ और गृह युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं और अक्सर हम सुनते हैं कि अफ्रीका के ज्यादातर देशों में गृह युद्ध और सैन्य तख्तापलट एक सामान्य बात है। इन गतिविधियों के पीछे विदेशी ताकतों के हाथ से इनकार नहीं किया जा सकता। इनमें अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। दरअसल इन देशों का मुख्य उद्देश्य यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना है और यही वजह है कि कई अफ्रीकी देशों में अभी फ्रांस और अमेरिका के सैनिक मौजूद हैं। अमेरिका के दुनिया भर में 70 से ज्यादा देशों में सैन्य अड्डे हैं जिन पर की अमेरिकी सेना तैनात है। चलिए अब इसके बाद जानते हैं कि युद्ध से आर्थिक लाभ लेने के दूसरे तरीके कौन से हैं। तो देखा जाए तो किसी देश पर हमला कर उस देश के संसाधनों को हथियाना हमेशा आसान नहीं होता है, क्योंकि जंग में सैनिकों को जान की कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो ऐसे में दुनिया की बड़ी शक्तियां युद्ध के माध्यम से ही मगर सुरक्षित तरीकों से अपनी इकोनॉमी को मजबूत करती हैं। तब ये देश दो मुल्कों को आपस में लड़ाकर ऐसा करते हैं, कहीं पर कोई विवाद खड़ा करवाकर तो कहीं पर चरमपंथ को बढ़ावा देकर। और मौजूदा वक्त में इसके लिए हम रूस यूक्रेन युद्ध का उदाहरण ले सकते हैं। दरअसल यूक्रेन को उकसाकर अमेरिका ने उसे युद्ध में धकेल दिया और अब वो यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहा है। इधर इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध में अमेरिका ने इजराइल को हथियार बेचे, तो वहीं कई युद्धों में रूस और अमेरिका प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में लड़ चुके हैं। कोरिया युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध, वियतनाम युद्ध आदि तमाम तरह के उदाहरण मौजूद हैं। अब चाहे अमेरिका हो या रूस या दूसरे देश, हथियारों का व्यापार इनकी अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट या सिप्री की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, जो कि विश्व के कुल हथियार निर्यात का 40% निर्यात करता है। अमेरिका के बाद रूस 16% निर्यात के साथ दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, जबकि उसके बाद फ्रांस 11%, चीन 5.2% और जर्मनी 4.2% हथियार निर्यात करता है। वहीं वर्ष 2013 के बाद से अमेरिका के हथियार निर्यात में 14% का इजाफा हुआ है। दरअसल इन हथियार निर्यातक देशों को हथियार और रक्षा सामग्री के व्यापार से बड़ा आर्थिक लाभ होता है। हथियारों, सामरिक सुविधाओं और रक्षा सामग्री के विनिर्माण और बिक्री से ये सेक्टर एक बड़ा और अहम हिस्सा बन गया है और इसी के बल पर अमेरिका दुनिया का सुपर बॉस बना हुआ है। इन देशों में हथियार उत्पादन की कई बड़ी कंपनियां हैं जो विभिन्न प्रकार के हथियारों का निर्माण करती हैं। इससे उद्यमिता और नौकरियों में वृद्धि होती है, जो कि आर्थिक लाभ में सहायक होती है। जब ये देश अपने हथियारों को अन्य देशों में निर्यात करते हैं, तब इससे विदेशी मुद्रा का आयात होता है, जो कि आर्थिक रूप से बेहद लाभप्रद होता है। इसके अलावा हमें साथ ही ये भी समझने की जरूरत है कि इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल दुनिया के कई युद्धों में होता है। तो मतलब ये कि किसी दो के झगड़े में तीसरे को आर्थिक लाभ पहुंचता है। जंग में जीत उसी की होती है जिसके पास मजबूत सेना होती है और सेना की मजबूती सैन्य हथियारों पर निर्भर करती है। यानी जो देश युद्ध में कूदेगा उसे सैन्य हथियारों की आपूर्ति करनी ही होगी। चलिए अब इसके बाद जानते हैं कि आर्थिक कारण कैसे युद्ध का कारण बन जाते हैं। तो देखा जाए तो आर्थिक कारणों से भी युद्ध होते हैं। अराजक माहौल में मजबूत राज्यों को डर होता है कि कमजोर राज्यों की आर्थिक वृद्धि से उनकी सुरक्षा कमजोर हो जाएगी और वो इसे बाधित करने का प्रयास कर सकते हैं। मजबूत राज्यों पर संस्थागत बाधाएं जितनी कमजोर होंगी और कमजोर राज्यों के प्रभाव क्षेत्र जितने छोटे होंगे, युद्ध के खतरे उतने ही ज्यादा होंगे।
द्वितीय विश्व युद्ध 3 सितंबर 1939 को तब शुरू हुआ जब ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड पर आक्रमण के बाद जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की। वर्साई की संधि को अपनाने के बाद आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जर्मनी में तनाव पैदा हो गया, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्षतिपूर्ति भुगतान की मांग की गई थी। 1930 के दशक की महामंदी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट ने यूरोप में आर्थिक स्थिति खराब कर दी। महामंदी की शुरुआत ने युद्धोत्तर विश्व को अधिक खुला, सहयोगात्मक और शांतिपूर्ण बनाने के किसी भी प्रयास को कमजोर कर दिया। तो ऐसे में यूरोपीय देश आर्थिक लाभ के लिए अवसर की तलाश में जुट गए और इसीलिए माना जाता है कि आर्थिक लाभ हासिल करना भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में से एक था। और इसीलिए माना जाता है कि आर्थिक लाभ हासिल करना भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में से एक था। तो इस सब के बाद हम इतना तो समझ गए कि युद्ध के पीछे आर्थिक हित साधने की मंशा छुपी होती है, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इसे रोका नहीं जाना चाहिए और आखिर कैसे हम इसे रोक सकते हैं। तो आर्थिक लाभ के लिए युद्ध लड़ने के कई उदाहरण दुनिया में मिलते हैं, जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया, लेकिन इन्हें रोकना जरूरी है। युद्धों को रोकना जरूरी है क्योंकि इससे मानवता का संकट उभरता है। इससे हजारों लाखों जिंदगियां तबाह होती हैं और साथ ही युद्ध के आगामी परिणाम भी घातक सिद्ध होते हैं। इसका विशाल आर्थिक नुकसान भी होता है। ये लोगों के जीवन, संपत्ति और अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालता है। इससे जान माल संपत्ति का नुकसान होता है तो व्यापार में गिरावट होती है, बेरोजगारी, असमानता बढ़ती है। युद्ध से देश में अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल बनता है और जो निवेश और व्यापार को प्रभावित कर सकता है। इन तत्वों के कारण युद्ध का आर्थिक नुकसान व्यापक हो सकता है। यानी एक तरफ अगर युद्ध के लाभ हैं तो कई हानियां भी हैं, इसलिए इसे रोका जाना जरूरी है। दुनिया में प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण और विश्व के देशों के बीच आर्थिक विकास की होड़ इसके बड़े कारण हैं, लेकिन कुछ प्रयासों से इसे रोका या कम किया जा सकता है। तो इसमें पहला तो ये कि शांति संधि को दुनिया भर में बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि संघर्षों पर नियंत्रण किया जा सके। इसके बाद दूसरा ये कि विशेष संगठनों की स्थापना की जाए जिनका खास ध्यान दुनिया के किसी भी कोने में संघर्षों को कम या खत्म करने पर हो। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा कानूनों की निगरानी बढ़ाने की भी जरूरत है। साथ ही इसके निष्पक्ष प्रयोग की आवश्यकता है ताकि कोई देश किसी देश पर गलत मंशा से हमला न कर सके। इसके साथ ही देशों के बीच समर्थन और भरोसे के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे भी युद्धों को रोकने में मदद मिलेगी। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं में बदलाव पर जोर देने की भी जरूरत है ताकि दुनिया की महाशक्तियों की विस्तारवादी नीतियों पर लगाम लगे। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। सवाल है, युद्ध के अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? ठोस उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।